सभी बच्चों को मेरा राम राम। स्वागत है आप सभी का एक काफी अनएक्सपेक्टेड ब्रेक के बाद। एंड आई विल मेक श्योर दिस माइट बी अवर लास्ट ब्रेक। खैर, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो कि रहने वाला है मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी, ठीक है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है मोलेकुलरिटी इज रिलेटेड विद समथिंग मोलिक्यूल्स, है ना। मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल से रिलेटेड क्या होगा हमारा? मोलिकुलर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिफाइंड फॉर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये डिफाइंड होता है, यानी किसी और चीज के लिए मोलिकुलरिटी हम नहीं निकालते, हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए ही मोलिकुलरिटी निकालते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दो। डेफिनेशन क्या कहती है? मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, क्या? नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज taking part in a chemical reaction, in chemical reaction, in chemical reaction, which must collide together या simultaneously to bring about a chemical change, chemical change। ये कुछ हमारे कीवर्ड आए हैं इस डेफिनेशन के अंदर। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, कि वो केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। जैसे आपको एक कंटेनर दे दिया जाए और इसके अंदर इसको फिल कर दिया हमने दो तीन गैस से, ठीक है, जो कि रिएक्टिव गैसेस हैं। अब वो रिएक्टिव गैसेस रिएक्ट कैसे करेंगी? केटीजी के अंदर बताया गया है कि देखो, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, टकराने से एनर्जी का एक्सचेंज होगा और उस एनर्जी के एक्सचेंज से ही नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो ये एक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल डार्क डार्क से हैं, और लाइट वाले अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, एक लाइट और एक डार्क, तो वहां एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होगा उस एक्सचेंज से नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसने बोला, मोलेकुलरिटी ने, कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, जितनी भी रिएक्टेंट स्पीसीज है उनमें जो कोलाइड करती हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कोलाइड करती हैं टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज को करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? उसकी मोलेकुलरिटी। जैसे यहां पे दो के टकराने से प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी मोलेकुलरिटी कितनी हुई? इसकी हुई दो। अब ऐसे ही ऐसा बोला जाए कि ना, एक आपको डार्क लेनी है और दो आपने ये लेनी है, ये तीनों जब आपस में टकराएंगी तब प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए हमारी मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगी? उसके लिए मोलेकुलरिटी हो जाएगी तीन। कि जब तीन मोलिक्यूल एक साथ टकराएंगे, उसको किसको क्या करने के लिए? केमिकल चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी हो जाएगी हमारी 3। क्लियर है? अब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में लिख देता हूं, मैंने लिखा H2 प्लस O2 इज H2O, ठीक है। अब अगर इसको बैलेंस हम करें तो यहां पे आएगा 2 और 2। अब इस रिएक्शन में देखो, कितने रिएक्टेंट एक साथ में यूज हुए हैं? दो तो H2 के और एक O2 का। ये तीन मॉलिक्यूल एक साथ में यूज हुए हैं। जब ये तीनों आपस में टकराएंगे, टकराने से एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उस एनर्जी के एक्सचेंज से क्या बढ़ेगा? आपका H2O बढ़ेगा। कितना? 2 मोल, ठीक है। तो इसके लिए मोलेकुलरिटी बताओ कितनी हुई? इसके लिए मोलेकुलरिटी हुई 3, ठीक है। यानी दिस रिएक्शन इज ट्राई मोलिकुलर। कैसी? ट्राई मोलिकुलर, जिसकी मोलेकुलरिटी कितनी हो? 3 हो। ऐसे ही मैं एक दो रिएक्शन और लिखता हूं। जैसे हम्म, ये नहीं साफ करना, चलो इसको भी कर ही देते हैं अभी। जैसे मैंने लिखा NH4NO2, यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया आपका N2 प्लस में H2O। अब अगर आप इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखो होगी बैलेंस। 2N थे 2N, 4H थे 4H, 2O थे 2O। अब इसमें कितने रिएक्टेंट स्पीसीज हैं जो एक साथ टकरा रहे हैं? देखो एक ही है। इस एक ही से डिकम्पोज होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी इस एक से बन गए दो प्रोडक्ट। कितने रिएक्टेंट स्पीसीज हुए? एक। तो इसकी मोलेकुलरिटी इज 1,
ठीक है, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमोलेक्युलर। ठीक है, यूनिमोलेक्युलर यानी जिसकी मोलेकुलरिटी हो 1। ऐसे ही जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये ले लेते 2H2O, दो H2O के मोलेक्यूल आपस में टकराए और उसने बनाया 2H2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी बताओ कितनी है? देखो ये दो है ना आगे, यानी दो मोलेक्यूल्स आपस में टकराए हैं, उन दो मोलेक्यूल से ये अलग अलग प्रोडक्ट मिल गए। इसके लिए मोलेकुलरिटी आई 2, या इसको बोलेंगे हम बाई मोलेक्युलर। ऐसे ही हमने देखा था ट्राई मोलेक्युलर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मोलेकुलरिटी की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है? फ्रैक्शन यानी बाय में आधी, डेढ़, ढाई, ये सब हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मोलेक्यूल टकराने की बात हो रही है। अब मैं आपको थप्पड़ मारूं, ठीक है, एक थप्पड़ मार दिया, क्या मैं आपको डेढ़ थप्पड़ मार सकता हूं? नहीं। चाहे मैं आराम से मारूं, चाहे मैं इतना हाथ यूज करूं, चाहे मैं इतना हाथ यूज करूं, थप्पड़ तो एक ही काउंट होगा ना वो। तो ऐसे ही अगर मोलेक्यूल टकराएंगे तो ऐसा कभी हम नहीं बोलेंगे कि हाफ मोलेक्यूल टकराया है या 3/4 मोलेक्यूल टकराया। अगर टक्कर हुई है तो उसको एक काउंट करेंगे। तो यहां से इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि मोलेकुलरिटी, यहां लिख देते हम कि मोलेकुलरिटी नेवर बी फ्रैक्शन, नेवर बी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि तीन मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, इजीली टकरा सकते हैं, एक मॉलिक्यूल इधर से आया, कि इधर से आया, कि ऊपर से आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि चार मॉलिक्यूल एक साथ में आपस में टकराएं? यानी ये हमारे पास कोई कंटेनर था, ये रैंडम गैस के पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि चार मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्ट एक साथ ऐसे टकराएं? बहुत कम है ना, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का अपना रैंडम मोशन है, और उस रैंडम मोशन के कारण ऐसे चार मॉलिक्यूल एक साथ टकराए, इसकी पॉसिबिलिटी नियर जीरो है। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन बिल्कुल रेयर चांस है। ठीक है, क्या पांच मॉलिक्यूल? नहीं नहीं, पांच का तो चांस ही नहीं बढ़ता, कि पांच, जब चार ही एक साथ नहीं टकरा रहे तो पांच एक साथ कैसे टकराएंगे, है ना? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मोलिकुलरिटी more than 3, molecularity more than 3, more than 3 is rare। चार में रेयर है, पांच में तो इम्पॉसिबल ही आ जाएगी, वो नियर इम्पॉसिबल आ जाएगी। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी मोर देन 3 नहीं हो सकती। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट, मोलिकुलरिटी की पॉसिबल वैल्यू बताओ, क्या जीरो हो सकती है? नहीं, जीरो मोलिक्यूल आपस में कैसे टकराएगा? क्या वन? वन हो सकता है, क्योंकि वो दीवारों से टकराएगा। ठीक है, जरूरी नहीं किसी वो दूसरे मोलिक्यूल के साथ टकराए। ठीक है, वो खुद अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लेगा। एक मोलेकुलरिटी हो सकती है, क्या दो हो सकती है? यस। तीन हो सकती है? यस। इनके बीच की? नहीं। इनसे ज्यादा? नहीं। तो मोलेकुलरिटी की वैल्यू m जो है मोलेकुलरिटी, वो या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। इनके अलावा मोलेकुलरिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो आपने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ी होंगी जहां पे मोलेकुलरिटी आपको 3 से ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 3a प्लस 2b प्लस सी गिव्स 4d। अब यहाँ पे देखने से मोलिकुलरिटी कितनी लग रही है? 3, 2, 1, यानी 6। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर ये मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है फिर तो ये रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो तो रही है, क्योंकि बुक में लिखा है, इसका मतलब रिएक्शन तो हो रही है। अब क्या फैक्टर्स और है इसके अंदर की इसकी मोलिकुलरिटी 6 नहीं है, वो एक बार देखते हैं। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ना रिएक्शन को दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपकी कैटेगरी है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, देखो डेफिनेशन के अंदर भी ये पार्ट, ये वर्ड आया था एलिमेंट्री रिएक्शन, वहां पे मैंने इसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझाना था। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या रही है, कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए। देखो हमने एलिमेंट्री नहीं पढ़ना, हमने जो सेकंड टाइप आएगी उसको ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, तो यहां बस सीख लो कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी हुई। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने रिएक्शन लिखी थी, क्या लिखी थी? NH4NO2
ये बना रहा था N2 प्लस में 2H2O। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बिल्कुल सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये एक मॉलिक्यूल था, ये टूट के दो अलग अलग मॉलिक्यूल दे देता है, एक ही स्टेप कंप्लीट। ठीक है, तो इसके लिए मोलेकुलरिटी आती है आपकी, जो आपको दिखाई दे रही है, कितनी, 1। और एग्जाम्पल जैसे हमने लिए थे, 2HI gives H2 plus I2। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके लिए मोलेकुलरिटी कितनी आई, 2। ठीक है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन की एक और खास बात है। क्या खास बात है, कि आप ना एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन को देख के ही बता सकते हो। अब तक तो हमने देखा था कि हम एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर को निकालते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात यह है कि द मोलेकुलरिटी इज इक्वल टू द ऑर्डर। तो इस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी अगर 1 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 1। अगर ये एलिमेंट्री है तो सेम बता दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी है आपकी 2, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, ऑर्डर भी आएगा आपका 2। ठीक है, अच्छा इसका पता कैसे चला, क्योंकि आप ना इनके लिए जो रेट ला लिख सकते हो, रेट क्या आया था, k इंटू ए की पावर x बी की पावर y, ये आया था आपका। तो सिर्फ रिएक्शन को देख के ही आप इनके लिए रेट ला लिख सकते हो। कैसे, ये तो आएगा ही। अब यहाँ रिएक्टेंट कौन है, NH4NO2, NH4NO2। यहाँ जो पावर आएगी वो इनकी कोफिशिएंट के बराबर ही आएगी। कोफिशिएंट यानी इसके आगे जो आपका लगा है, क्या लगा है, 1 लगा है, तो यहाँ पावर भी क्या आएगी, 1। अब यहां से हमने ऑर्डर निकाल लिया, ऑर्डर कितना आया, 1। क्या इसके लिए मैं रेट ला लिख सकता हूं ऐसे, कैसे, रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट कौन है, HI, इसकी पावर उसका कोफिशिएंट कितना, 2। इसी वजह से इसका ऑर्डर कितना आया है, 2। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी, क्या बात की थी रेट लॉ के अंदर, कि आप ना ये जो एक्स वाई है वो रिएक्शन को देख के नहीं निकाल सकते। आप कहां से निकाल सकते हो, आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। लेकिन वहां ना एक वर्ड भी मैंने यूज किया था कि एक्स एंड वाई मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। वो मे क्यों लगाया था, वो इसी की वजह से लगाया था कि देखो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुई तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, वो जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए। क्लियर, और उनके लिए आप रेट ला सिर्फ रिएक्शन को देख के ही लिख सकते हो, आपको अलग से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर वो एलिमेंट्री रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा बताओ उसका ऑर्डर क्या है, तो सिंपली उसकी मोलेकुलरिटी निकाल लो और उसकी मोलेकुलरिटी ही क्या आएगी, उसका ऑर्डर। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या, ये बताओ मोलेकुलरिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3, तो ऑर्डर भी कितना होगा, 1 2 3। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर 1 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो 0 हो, चाहे हाफ हो, चाहे 1/3 हो, चाहे कितना भी हो, ऑर्डर 1 2 या 3 ही आएगा। किसके केस में, एलिमेंट्री के केस में। ठीक है, ये तो हुई एलिमेंट्री। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन क्या है आपकी, सेकंड रिएक्शन है, चलो इसके नीचे लिख देते हैं, सेकंड है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब ये किस बला का नाम है, सुनो ध्यान से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट ना हो। ये तो हुई कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। और बस यहां पे क्या आ जाएगा, डू नॉट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। अच्छा अगर सिंगल स्टेप में नहीं हो रही तो मल्टीपल स्टेप के अंदर होंगी, मल्टीपल स्टेप। और जो भी वो मल्टीपल स्टेप होंगे सारे एलिमेंट्री होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, H2 प्लस O2 गिव्स, यहाँ पे आएगा आपका H2O प्लस O2। ठीक है, अगर इसको आप बैलेंस करो कैसे आएगा बैलेंस, यहाँ पे 2, यहाँ पे होगी बैलेंस। अब ये रिएक्शन इसके हिसाब से आपको मोलेकुलरिटी कितनी दिखाई दे रही है, मोलेकुलरिटी दिखाई दे रही है M इज इक्वल टू
ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना हम एक आई नेगेटिव का और यूज करते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हमने लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है। हो कैसे रही है? देखो, ये रिएक्शन ऐसे हो रही है। सबसे पहले जो आपका H2O2 है, वो इस आई नेगेटिव के साथ मिलके बनाता है H2O प्लस में iO2 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले आपका ये तैयार होता है। अब इसके बाद जो ये H2O था, ये मिलके किसके साथ, iO2 नेगेटिव के साथ मिलके बनाता है यहाँ पे H2O प्लस में I नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट, सॉरी यहाँ पे H2O2 ही है, ऐसे ये रिएक्शन जो थी ये आपकी कंप्लीट होगी। अब इसी रिएक्शन को देखो, जोड़ दो, जोड़ दो, जो चीज कॉमन है उसको कैंसिल कर दो। जैसे इधर H2O2 है, इधर भी H2O2 है, तो टोटल कितने हो गए? 2 H2O2। ठीक है, अच्छा जो I नेगेटिव था, ये वाला I नेगेटिव इस वाले I नेगेटिव से कैंसिल, इधर से उधर वाले कैंसिल हो सकते हैं। iO2 नेगेटिव से iO2 नेगेटिव। ठीक है, बच गया क्या? इधर तो बच गया ये H2O, अरे प्लस में ये O2 भी है, प्लस में O। इधर से क्या बचा? H2 और H2 मिलके 2H2O, प्लस में यहां से बच गया O2। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये रही, देखो बिल्कुल सेम है ना, लेकिन ये तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। क्या ये ईच स्टेप को डिफाइन करती है? नहीं, ईच स्टेप आपका ऐसा है। पहला स्टेप, ये स्टेप 1 लिख देते हैं, स्टेप नंबर 1, और ये है आपका स्टेप नंबर 2। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हुई? वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे ये एक एग्जांपल हुआ, ये वाली रिएक्शन दो अलग अलग स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। अब इनके लिए अगर आपको मोलेकुलरिटी निकालनी पड़ जाए या रेट निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे? देखो, इन दोनों स्टेप के अंदर ना एक स्टेप होगा सबसे स्लो। मान लो ये स्टेप है स्लो, स्लो, और ये है फास्ट। अगर दो से ज्यादा स्टेप हो तो हमने देखना है स्लोएस्ट स्टेप, जो भी सबसे स्लो होगा। स्लो ही क्यों लिया? क्योंकि आप समझो, आप 4 बच्चे रेस में भाग रहे हैं। अब रेस पूरी कब मानी जाएगी? जब पहला बच्चा पहुंच जाएगा या जब लास्ट वाला बच्चा वहां पे पहुंचेगा? लास्ट वाला पहुंचेगा ना, जो सबसे स्लो है, वो जब एंड तक पहुंच जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये जो रेस का इवेंट था ये कंप्लीट हो गया। सेम यहाँ पे है, पूरी रिएक्शन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब क्या हो? जब हो आपका, जब क्या हो? हम क्या बात कर रहे हैं? हम स्लो स्टेप की बात कर रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट की बात कर रहे हैं, कि जब स्लो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और स्लो स्टेप को ना बोलते हैं हम, स्लो स्टेप को बोलते हैं RDS। ध्यान रखना, RDS। RDS का मतलब है R से हुआ आपका रेट, D से डेटरमाइनिंग, डेटरमाइनिंग, और S से आया आपका स्टेप। यानी वो स्टेप जो रेट को डिटरमाइन करेगा, या जो रेट निकालने के लिए स्टेप हम यूज करेंगे, उस स्टेप को क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लो स्टेप को ही क्यों माना? क्योंकि उसी से हम पता करते हैं कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। क्लियर है? तो अब इस स्टेप के लिए बताओ मोलिकुलरिटी कितनी आएगी? 2 ही आई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, 2 ही आएगी। m इज इक्वल टू 2। लेकिन इस रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते वो 2 आएगी, हम इसको देख के बताएंगे कि वो 2 है। और वो 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं? यहां से तो वो 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं कि H2O2 के 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराए, लेकिन एक्चुअल में एक H2O2 का और एक I नेगेटिव का, ये 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, वहां से मोलिकुलरिटी 2 आ रही है। इसके लिए ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, जो स्लो स्टेप होगा उसकी मोलिकुलरिटी, स्लो स्टेप है ये वाला, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, तो इसके लिए ऑर्डर कितना आएगा? 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और है, कि जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वहां मोलिकुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वहां हम मोलिकुलरिटी का जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो ये है, मोलिकुलरिटी तो आपको रिएक्शन को देख के ही पता लगनी चाहिए वो है कितनी। इस रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते। तो इसलिए मोलिकुलरिटी हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकालते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए
नहीं निकालते। अब यहां से एक फेमस क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, वो है ऑर्डर वर्सेस मोलेकुलरिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जब भी ऐसा आ जाए, हम एक साइड लेंगे हम ऑर्डर, और एक साइड हम लेंगे मोलेकुलरिटी। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो हुआ आपकी इनकी डेफिनेशन। ऑर्डर की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द सम ऑफ द पावर इन द रेट ला एक्सप्रेशन, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। इट इज द सम ऑफ द पावर इन रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन कई बार हम भूल जाते हैं, वो आपको लिखना जरूरी है। और मोलेकुलरिटी में भी हमने बताया था डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज in an elementary reaction which must collide together to form a chemical reaction। ठीक है, वो हुई आपकी मोलिकुलरिटी। सेकेंड पॉइंट जो हम लिखते हैं, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल चीज है या थ्योरेटिकल है? बताओ, ऑर्डर तो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, ठीक है। और वहीं पे मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी के अंदर तो हम सिर्फ रिएक्शन को देखते हैं, और रिएक्शन को देख के पढ़ना वो कैसा हुआ आपका, थ्योरेटिकल। ठीक है, ये थ्योरेटिकल फिनोमिना हुआ। थर्ड, ऑर्डर जो है डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोथ, दोनों के लिए आपका ऑर्डर डिफाइन होता है। आप एलिमेंट्री का ऑर्डर भी निकाल सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर भी निकाल सकते हो, बट मोलेकुलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये आपके तीन मेन से डिफरेंस हो गए। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, 2 के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये 3 अलग-अलग पॉइंट लिख देने। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोलिकुलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। इसने दे दिया तीनों रिएक्शन क्या है, वो तीनों रिएक्शन एलिमेंट्री है, और उन तीनों की मोलिकुलरिटी हमने पता करनी है। फर्स्ट रिएक्शन की क्लियर है 2, सेकंड की 2 और 1 3, है ना? और थर्ड की कितनी आई, 1.5। डेढ़? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोलिकुलरिटी तो 1 2 3 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, प्रॉपर बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2SO2 हो गया, 1 O2 हो गया, और उसने 2SO3 बना लिया। अब बताओ मोलिकुलरिटी कितनी, अब आई 3। तो यहां से एक और कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है कि मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द मोलिकुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन बिलो। तो इसके लिए मोलिकुलरिटी बताओ, कितना आंसर आया, 2? नहीं, 2 नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर बोला है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हैज नो मीनिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो यहां जब आप नाम को पढ़ते हो क्या लिखा है, सूडो, लेकिन लिख क्या रहा है, सूडो, सूडो, पी, पी साइलेंट है यहाँ पे। और यही से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां भी वर्ड सूडो आ जाए ना, वहां पे कुछ ऐसा होगा कि आपको दिखाई कुछ और दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। इसलिए यहां भी देखो, नाम में भी दिखाई पी दे रहा है, लेकिन वो तो साइलेंट है। तो बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, यानी जो दिखने में कुछ और हो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन में लिखता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुगर। शुगर है, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। ये शुगर है, आपने लिया C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस यानी रिएक्शन विद वाटर, यहां से दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है,
एक का नाम होता है ग्लूकोज और एक का नाम होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, देखो फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो सेम मत समझ लेना। अब यहां से जब हम इसके लिए ऑर्डर निकालते हैं या रेट का लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इसकी पावर 1 क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और मल्टीप्लाई बाय H2O इसकी पावर भी 1। ठीक है, अब इस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी बताओ कितनी है। मोलेकुलरिटी तो आई एक और एक दो, लेकिन एक्चुअल में जब इसका ऑर्डर निकालते हो ना, तो जो ऑर्डर है वो H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप जनरली इसको एक्सेस में लेके चलते हो। एक्सेस का मतलब है आपने ये बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया, बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से इसकी कंसंट्रेशन का चेंज है हम नोट डाउन नहीं करते। जैसे आपने ये लिया 1 मोल, ये ले लिया आपने 100 मोल, ये पानी के अंदर चीनी डालोगे, बहुत सारा पानी, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दोगे ना, ऐसा ही होगा। और ये आपको मिलेगा 1 मोल, क्योंकि 1 मोल से बनेगा ये 1 मोल और ये भी 1 मोल। अब इसका खर्च हुआ, एक से खर्च हुआ एक ही और फाइनल बच गया 0। यहां बच गए कितने 99। अब देखो 0 और 99 बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। 100 में से 99 हो गया, कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रहा फर्क, लेकिन यहाँ 1 से 0 हो गया, यहाँ पे फर्क है। इसी वजह से हम रेट एक्सप्रेशन के अंदर H2O को लेके नहीं चलते। क्यों? हम मानते हैं कि ये हमने एक्सेस में लिया है, एक्सेस में लिया है तो इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होगी, और अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ही नहीं होगी तो उसको रेट ला के अंदर लिखने का कोई फायदा नहीं है। इस रिएक्शन का रेट H2O पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए आपका रेट फाइनल जो होगा, रेट इज इक्वल टू के डैश मान लो आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई के डैश, और यहाँ पे आएगा C12H22O11। यहां से आपका ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो आ रहा था 1+1 इज इक्वल टू 2, लेकिन यहां से ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये गलत है। रीजन हमने देख लिया कि हम H2O को नहीं लेके चलते, ये आपका करेक्ट है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जहां पे मोलेकुलरिटी आपकी 2 हो लेकिन ऑर्डर आ जाए आपका 1। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, इस वाले लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इतना छोटा लेक्चर क्यों? क्योंकि ना अब डेली हम लेक्चर अपलोड करेंगे, और डेली लेक्चर अपलोड करेंगे तो हर रोज 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को लगा कि आधा घंटा 40 मिनट ये हमारे लेक्चर्स की लेंथ होगी। लेकिन हम एक चीज करेंगे, हम कंटिन्यू रहेंगे, हम डेली लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। 1-2 दिन बीच में मिस हो जाएगा, उसको भी देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस पूरी चैप्टर का जो मेन है सेंटर में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसकी हम बात करें। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहो, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लाइक नहीं करा वीडियो को, वो भी कर दो, और साथ साथ अगर कोई गलती होती है, कोई आपने प्रोत्साहन देना है, वो भी आप कमेंट्स के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राम राम।